तो पहला सवाल है करके क्या आप घर भी जाएंगे, इस वाक्य में रेखांकित पद क्या है? यानी कि यहाँ पर जो आप शब्द लिखा हुआ है ना, ये क्या संज्ञा है या विशेषण है या सर्वनाम है या क्रिया? तो मैं कहूंगा ये सर्वनाम है। क्या है साथियों? ये सर्वनाम है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि वह बहुत धार्मिक व्यक्ति, इसमें जो रेखांकित पद है वो क्या है? यानी कि धार्मिक शब्द आपको बताने क्या है? तो देखिए व्यक्ति की विशेषता बता रहा है साथियों ये धार्मिक शब्द, तो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, तो मैं कहूंगा ये तो विशेषण हो जाएगा। विशेषण आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्यक्ति क्या है, तो व्यक्ति आपका क्या हो जाता है साथियों? विशेष शब्द हो जाता है ना, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो आपका विशेष हो जाता है। और अगर बहुत शब्द आपसे पूछा जाता तो ये आपका क्या हो जाता है साथियों? प्रविशेषण हो जाता है। क्या हो जाता? प्रविशेषण हो जाता है। ये तीनों चीजें आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल, आपसे कहा जा रहा है कि निशा का विशेषण क्या रूप क्या होगा? तो निशा का विशेषण रूप साथियों नैश हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का देखिए, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? तो यहाँ पर अगर बात करिए जो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है ना साथियों, यहाँ पर खत्म है, तो इसको पता क्या कहा जाता है? इसको उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। इसलिए अगर आपके एग्जाम में सवाल आए, कोई पंक्ति लिखी हो और डबल कॉमा टाइप का लगा हो, तो आप उसको क्या कहेंगे? उद्धरण चिन्ह का नाम उसको आप देंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए करके, वह काम नहीं करता, इस वाक्य में अव्यय पद क्या है साथियों? मुझे बताइए। अव्यय पद की अगर बात करें तो यहाँ पर वह शब्द जो होगा वो आपका एक अव्यय पद हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट नंबर का देखिए करके, सदैव ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द इसमें से कौन सा है? तो मैं कहूंगा घर, प्रत्येक, दर्शन, मुनि। यहां पर अगर दर्शन शब्द की हम बात करते हैं तो यह हमेशा बहुवचन में ही इस्तेमाल होता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इन चारों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ये आपको यहाँ पर फटाफट बताना है। चलिए देखिए, वचन कैसा है ये पुल्लिंग हो जाएगा, हानि कैसी स्त्रीलिंग हो जाएगा, प्यास कैसी स्त्रीलिंग हो जाएगा, बचत कैसे स्त्रीलिंग हो जाएगा? तो मैं कहूंगा इस सवाल का जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है कि कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? तो किसमें साथियों रा व्यंजन नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट मुझे बताइए। चलिए देखिए, क्रिया एक तरीके से बात करें है ना, मात्र यहां पर लिखा हुआ है, उसके अलावा मूर्धा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक कोई दिक्कत नहीं, क्रम लिखा हुआ है ना, और मातृभूमि लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अगर बात करते देखिए यहाँ पर भी रा है ना, यहाँ पर भी रा है और यहाँ पर भी रा है, लेकिन ऐसा रा यहाँ पर नहीं है, तो मैं कहूंगा ये आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में ऋण की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो ऋण की मात्रा का इस्तेमाल कहाँ पर हुआ है? मैं कह सकता हूँ साथियों कहाँ पर हुआ है, फटाफट आप लोग यहाँ पर मुझे बता दीजिए। चलिए तो कहां पर हुआ है साथियों? वृष्टि में हुआ है। वृष्टि आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह के शाह का उच्चारण स्थान क्या है? पता साथियों शाह किसके अंतर्गत आता है? शाह आपका तालु के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत साथियों क्या या भी आता है, शाह भी आता है, छोटी भी आता है और बड़ी भी आता है। उसके अलावा चा, छा, जा, झा, उआ भी इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, तो 10 सवाल आपके हो चुके हैं साथियों हिंदी के। अब 10 सवाल हम लोग देख लेते हैं साथियों बिहार जीके के, है ना। बिहार जीके के 10 सवालों को चेक करिए और देखिए इसमें से कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही निकलते। तो हिंदी के जितने क्वेश्चन आपके सही निकले एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए तो कह के बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार की अगर बात करें साथियों, देखिए बिहार के एक तरफ क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये बिहार है ना, बिहार के एक तरफ क्या हो जाएगा, मान लीजिए यूपी हो जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएगा साथियों झारखंड हो जाएगा, है ना, झारखंड हो जाएगा, और फिर इधर क्या हो जाएगा, मान लीजिए वेस्ट बंगाल हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम बात करते हैं सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है, 3 है, इसलिए 3 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। इधर साथियों नेपाल आपका हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे किस शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? तो अगर आपका जवाब उद्दीन है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला देखिए करके पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये वो सवाल है साथियों जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उनका नाम साथियों स्थूलभद्र था। क्या देखिए पाटलिपुत्र में बुलाई गई पहली जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। ये आपको याद रखना। देखिए अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में तो आपको ये सारी चीजें मालूम होना चाहिए। पेपर आपका यहीं से फंसेगा, ये समझ लीजिए। इसलिए आप इन सवालों को देखते जाइए, रटते जाइए, तैयार करते जाइए। मैं कहूंगा आपकी तैयारी इतनी तगड़ी करवा दूंगा कि इस बार वर्दी साथियों 100% आपको मिलेगी ही मिलेगी, है ना। बस आपको धैर्य पेशेंस रखना होगा। कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने
बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था। तो किसकी बात चल रही है? राजकुमार शुक्ल की बात चल रही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो किसने की है साथियों? इनका नाम है RN मुधोलकर और इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता की है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसान क्या करे पुस्तक किसने लिखी? किसान क्या करे ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मैं कहूंगा ये पुस्तक साथियों स्वामी सहज आनंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह के बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो वो कौन सा आंदोलन था? मैं कहूंगा साथियों वो आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन था, है ना। बिहार के किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद देखिए करके पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी? 1917 में, 1927 में, 1925 में, 1930 में। साथियों मैं आपको जैसे पढ़ा रहा हूं ना, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, जिस टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूं, ऐसे सवाल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे और ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि मैं कहूं टारगेट सिलेक्शन की बात साथियों, पिछले सालों में, पिछले महीनों में जितने भी रिजल्ट्स आए, जितनी भर्ती के, जितने वैकेंसीज के, हजारों के हिसाब से साथियों सिलेक्शन दिए हैं, है ना। चाहे किसी राज्य की पुलिस की भर्ती हो, चाहे रेलवे का कुछ हो, बहुत सारे साथियों सिलेक्शन हुए टारगेट सिलेक्शन से। तो अगर आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए साथियों अब आपको मेहनत करना होगी और आपका सिलेक्शन साथियों निश्चित तौर से हो जाएगा। ये टारगेट सिलेक्शन आपको एक सही राह दिखाएगा कि भाई इस तरफ आपको जाना है। मैं हाथ पकड़ कर अपना आपको ले जाऊं नहीं, मैं आपको सिर्फ राह बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ चीजें कहूंगा कि भाई ये तैयार कर लो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, मैं वो पढ़ाता जाऊंगा। तो अगर आप पढ़ ले गए तो आप कामयाब हो जाओगे, आपको वर्दी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप टाल मटोल करोगे, नहीं पढ़ोगे, आधी अधूरी क्लास से भाग जाओगे, तो फिर साथियों क्या करूं, कुछ कह नहीं सकता साथियों आपके बारे में, है ना। आपको मेहनत करना होगी साथियों। अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे, तो क्या प्रतीक थे साथियों? प्रशासन था। बिल्कुल साथियों आपके सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद इनमें से किससे संबंधित थे? तो ये पता किससे संबंधित है? बिहार में जनजातीय आंदोलन से नहीं, मजदूर आंदोलन से नहीं, किसान आंदोलन से। यानी कि आपको ये बात याद रखना है कि स्वामी सहजानंद ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। समय की देखिए 20 सवाल हो चुके हैं, जिसमें से 10 सवाल हिंदी के, 10 सवाल आपने देखे साथियों बिहार जीके के। अब पूरे के पूरे साथियों 30 सवाल आप लोग देखेंगे विज्ञान के, क्योंकि विज्ञान के बिहार पुलिस में 30 सवाल आपके पूछे जाते हैं, है ना। इसलिए बहुत आराम से, बहुत धैर्य के साथ इन 30 सवालों को भी देख लीजिए, 50 तक सवाल, है ना। उसके बाद जीके होगी, उसके बाद मैथ होगी और फिर इंग्लिश होगी, फिर विराम ले लेंगे हम लोग। चलिए तो कह रहे कि समय की एसआई इकाई क्या होती है? तो आपको मालूम होना चाहिए समय की एसआई इकाई घंटा होती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई क्या होती है? तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य इकाई मापने की इकाई एंगस्ट्रॉम होती है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए, यानी कि जो देखिए वैसे तो नॉर्मली जो तापमान होते हैं, अगर बहुत ज्यादा तापमान है, बहुत ज्यादा तापमान है किसी चीज का, तो उसको हम किस चीज से मापते हैं? मान लीजिए सूर्य है, सूर्य का तापमान आप जाके थोड़ी ना नाप सकोगे, आप जल जाओगे। तो जो बहुत ज्यादा तापमान वाली चीजें होती है उनको किससे मापते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए बताइए साथियों। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बिहार पुलिस एग्जाम को, है ना, 100% पास करना चाहते हैं तो पिछली परीक्षाओं पर आधारित आपके लिए कुछ मॉडल पेपर बनाए गए हैं। मेरा मानना है साथियों अगर आप ये मॉडल पेपर के सवालों को देख लेंगे, इसमें जो मैथ के क्वेश्चंस हैं, जो बिहार है ना, बिहार जीके के क्वेश्चन है साथियों, जो जीके के क्वेश्चन है, विज्ञान के क्वेश्चन है, तो मैं कहूंगा परीक्षा आपकी फतेह हो जाएगी बड़े आराम से। और इसमें करंट अफेयर का साथियों बहुत अहम रोल है, इसलिए करंट अफेयर के आपको सवाल दिए जा रहे हैं। हर सवाल के नीचे ही उसका साथियों आंसर आपको दिया गया है और हर सवाल के नीचे उसका सोल्यूशन दिया गया है। उसके अलावा विज्ञान के 30 सवाल आ रहे हैं, तो मैं आपको ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट विज्ञान के 1 लाइनर क्वेश्चन दे रहा हूं, जिनको देखकर, जिनको पढ़कर साथियों वही परीक्षा में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो साथियों ये पीडीएफ आप ले लीजिएगा। मेरा मानना है अगर 45 रुपए में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इससे अच्छी बात साथियों कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि 45 रुपए आप 1-2 मिनट में खर्च कर देते हो, खा पी लेते हो कुछ चीज का। लेकिन अगर 45 रुपए आप यहाँ इन्वेस्ट करते हो तो मेरा मानना है कि इस पीडीएफ को अगर आप देखोगे तो आपका पेपर कम से कम निकल जाएगा। भले लिस्ट में नीचे आपका नंबर हो, लेकिन नंबर जरूर होना चाहिए, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है बिहार पुलिस कांस्टेबल पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये सारी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर ही भेज दी जाएंगी, है ना। चलिए तो अब बात करते हैं कि देखिए जो अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए जो उपकरण इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है पायरोमीटर। क्या नाम है? पायरोमीटर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कह रहे कि इनमें से किसे ऊष्मा गतिकी का पहला नियम भी कहा जाता है? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा ऊर्जा संरक्षण के नियम की बात चल रही है। ऊर्जा संरक्षण के नियम को ऊष्मा गतिकी का पहला नियम भी कहा जाता है। इनमें से क्या
विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? तो देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। विद्युत पंखा करता है, घंटी करती है, विद्युत मोटर करता है, लेकिन विद्युत बल्ब नहीं करता है। अब नहीं करता है साथियों, तो ये क्या होगा? ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को क्या कहा जाता है? तो अलेस प्रभाव कहा जाता है? नहीं। माइसनर प्रभाव कहा जाए तो बिल्कुल सही साथियों, इसको माइसनर प्रभाव ही कहा जाता है ना। तो साथियों ये क्वेश्चन की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए आप लोग, कह रहे कि एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? वॉट मीटर का, फैथोमीटर का, अल्टीमीटर का? मैं कहूंगा अल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसको मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। कह रहे कि पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो वहां पर साथियों वेंटूरी मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों सवाल याद रखेंगे, ये वाला है ना और साथियों ये वाला। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट है? नहीं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है? बिल्कुल सही साथियों, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है रासायनिक नाम किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि बेकिंग सोडा का विलयन किस सूचक के साथ हरा रंग देता है? तो अगर आपके इस सवाल की अगर बात करें आपकी परीक्षा में आ जाए तो चाइना रॉज आपको बताना है। उसके बाद देखिए साइटोलॉजी किसका अध्ययन है? कोशिका का अध्ययन है, जीवाणु का अध्ययन है, फंगस का अध्ययन या पादप का अध्ययन है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोशिका के अध्ययन को ही साइटोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के है ना गोल्जी काय में होता है, या अगर बात करें कोशिका द्रव में संग्रहित होता है, या प्लाज्मा झिल्ली या केंद्रक में? तो केंद्रक आपका यहाँ पर इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के केंद्रक में संग्रहित होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आपसे आपके एग्जाम में सातों सवाल पूछा जाएगा। कह रहे कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया सातों? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द कार्ल बेंडा के द्वारा दिया गया था। कार्ल बेंडा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हमारे आहार का अपचनीय भाग है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? रूफेज की बात चल रही है। रूफेज आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए कह रहे कि मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का? किसका साथियों? कार्बोहाइड्रेट का। मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है साथियों? कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है। कह रहे कि यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में साथियों यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। ये भी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है आपसे कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो यहाँ पर अगर बात करें प्रोटीन का, या वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक अम्ल का? तो मैं कहूंगा वसा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर ये साथियों वसा का पाचन प्रारंभ करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहे कि अग्न्याशय रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित है जो पाइसीकृत वसा के टूटने के लिए उत्तरदायी? तो कौन सा एंजाइम साथ उपस्थित है? मैं कहूंगा लाइपेज नामक एंजाइम उपस्थित होता है अग्न्याशय रस में, जो पाइसीकृत वसा के टूटने के लिए उत्तरदायी है। अगला देखिए, भूजल में किस खनिज के संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों नाइट्रेट आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो नाइट्रेट के संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है साथियों, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि मानव आबादी में बीमारियों और इसके स्रोतों के सांख्यिकीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों महामारी विज्ञान कहा जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए खसरा के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टीके का नाम क्या है? तो इस टीके का नाम साथियों MMR है। क्या है साथियों? MMR है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, है ना। चलिए तो साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं कहूंगा इस वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये पूरी वीडियो साथियों बहुत मेहनत के साथ आपके लिए तैयार की जाती है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि क्यों बुखार किस जीवाणु के कारण आता है? तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों आपका सही जवाब क्या होगा? आप लोग याद रखेंगे कॉक्सियला बेनिंटी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अगला देखिए, रोजेशिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो जो मानव शरीर की त्वचा को प्रभावित करता है। राइट आंसर आपका सी होगा। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है जो मानव में पूर्ण दृष्टिविहीनता का कारण बनता है? तो कौन से विटामिन की बात चल रही है? विटामिन ए की बात चल रही है। विटामिन ए आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है।
अगला सवाल देखिए, किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता रोग यानी कि एनीमिया रोग होता है? तो किस विटामिन की कमी से, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो विटामिन बी 12 आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी 12 की कमी से इंसानों में रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया नामक रोग हो जाता है। मानवों में आवाज कंठ द्वारा उत्पादित होती है ना, या साथियों श्वास नली के द्वारा या फेफड़ों के द्वारा या मुंह के द्वारा? तो कंठ के द्वारा साथियों आवाज उत्पन्न होती है मानव में, यह आपको याद रखना है। अगला देखिए, एंटीबायोटिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो एंटीबायोटिक की खोज साथियों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। इस सवाल का जवाब आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय जीव रेशे का एक सामान्य स्रोत नहीं है? तो रेशे का एक सामान्य स्रोत नहीं है, लामा है, अल्पाका है, अंगोरा बकरी है, जेबरा नहीं है। अब नहीं है तो ये आपका राइट आंसर है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया है। तो ये साथियों ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसके बाद देखिए, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है ना। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो शक संवत पर, विक्रम संवत पर, हिजरी संवत पर या ग्रेगरियन संवत पर? तो मैं कहूंगा शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। यानी कि तरणरेतर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये तो साथियों कहाँ मनाया जाता है? ये गुजरात में मनाया जाता है। तरणरेतर मेला जो है ना, ये गुजरात में मनाया जाता है। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किस त्योहार को मणिपुरी नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है? तो मणिपुरी नववर्ष के रूप में साथियों चेरोबा त्योहार को जाना जाता है। चेरोबा त्योहार आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, करेंगे सिंहेश्वर मंदिर ये किस कहाँ पर है? मतलब बिहार में तो है, लेकिन बिहार में कहाँ पर है बताइए? तो ये मधुपुरा में है। सिंहेश्वर मंदिर साथियों बिहार राज्य के मधेपुरा में है। राइट आंसर आपका ए होगा। मीनाक्षी मंदिर की अगर बात करें, ये कहाँ पर है? तो ये मदुरई में है। कहाँ पर है साथियों मीनाक्षी मंदिर? मदुरई में है। और तबला वादक किशन महाराज का संबंध किस घराने से है? तो तबला वादक साथियों किशन महाराज का संबंध जो है ये बनारस घराने से है। बनारस घराने आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगरा घराने के संस्थापक कौन है? तो आगरा घराने के संस्थापक साथियों हाजी सुजान खान है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। हाजी सुजान खान आगरा घराने के संस्थापक हैं। कह रहे कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ये भोपाल में है, नई दिल्ली, मुंबई में है या साथों अहमदाबाद में? तो ये कहाँ पर है आपसे पूछा जा रहा है? ये भोपाल में स्थित है। भोपाल में स्थित है, तो भोपाल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी कहाँ पर है? गुजरात में नहीं, कर्नाटक में नहीं, तमिलनाडु में नहीं साथों, ये तो केरल में स्थित है ना, केरल में स्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है बताइए? तो ये अहमदाबाद में नहीं, कोयम्बटूर में नहीं साथों, ये तो धनबाद में है। कहाँ पर है? ये धनबाद में है साथों, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है साथों धनबाद सी में। नेक्स्ट नंबर का देखिए, पूछा आपसे जा रहा है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है बताइए? तो ये साथियों कहाँ पर स्थित है? ये मैसूर में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और अगला देखिए, भारतीय हीरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय हीरा अनुसंधान केंद्र की अगर बात करते हैं साथियों, ये सूरत में स्थित है। सूरत आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कह रहे कि गुरुद्वारा पंजाब साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? पाकिस्तान में है या बांग्लादेश में है या श्रीलंका में है या कोलकाता में? तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि पंजाब साहिब जो गुरुद्वारा है ये पाकिस्तान में स्थित है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहने कि यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल यानी कि खजुराहो ये मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या साथों छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो अगर आपका जवाब यहाँ पर मध्य प्रदेश है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। जयपुर में एक महल है जिसे सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है साथियों? हवा महल इसका नाम है। हवा महल जयपुर में स्थित है और इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? किन की बात चल रही है साथियों? पीवी सिंधु की बात चल रही है। पीवी सिंधु लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। अगला देखिए, कह रहे कि ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो ऑफ ब्रेक शब्द का इस्तेमाल साथियों कहाँ पर किया जाता है? अपने क्रिकेट में किया जाता है। क्रिकेट आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 मई को, 23 जून को? मैं कहूँगा 22 मई को ही साथियों विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, विश्व हस्त प्रक्षालन यानी कि धुलाई दिवस ये किस तारीख को मनाया जाता है? ये पता कब मनाया जाता है साथियों? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व हस्त प्रक्षालन
दिवस यानी कि धुलाई दिवस। उसके बाद देखिए 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? तो साथियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह के शहीद होने पर शहीद दिवस मनाया जाता है हर साल 23 मार्च को। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आप सभी लोग जानते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। क्या चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो यही आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? तो किस धर्म को अपनाया था साथियों? जैन धर्म को अपनाया था। राइट आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो कौन था साथियों? शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह या जहांदार शाह? तो मोहम्मद शाह अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो मैं कहूंगा साथियों अजीजुद्दीन इनका नाम है और ये मुगल बादशाह थे, इन्होंने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? तो भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार भूमि और हवाई मार्गों के माध्यम से होता है, भूमि और समुद्री मार्गों के माध्यम से होता है, भूमि, हवाई और समुद्री प्रत्येक मार्ग के माध्यम से समान रूप से होता है, या समुद्री और हवाई मार्गों से होता है? तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, समुद्री और हवाई मार्गों से होता है साथियों विदेशी व्यापार जो होता है ना। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, कह रहे कि पोल्डर मैदान ये कहाँ पर पाए जाते हैं? नीदरलैंड में, गंगा के मैदानी भागों में। ये तो साथियों नीदरलैंड में पाए जाते हैं। क्या जो पोल्डर मैदान है ये नीदरलैंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? संसद है, बिल्कुल सही। संसद आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, किस तिथि के बाद भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति को जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाता है? तो क्या आपका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950? आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि किस समिति के सुझाव पर नागरिकता विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित किया गया? तो मैं कह सकता हूं साथियों एल.एम. सिंघवी समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद के द्वारा पारित किया गया। और अब देखिए साथियों, यहाँ पर अब आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो तैयार हो जाइए साथियों उन सवालों को करने के लिए जिन सवालों को करके आपके पूरे नंबर आ सकते हैं। आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में 10 सवाल आएंगे मैथ के, और अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 10 में से 10 आपको बिल्कुल सही करना होंगे। तो साथियों इसी दृढ़ संकल्प के साथ हम इस वीडियो को एक तरीके से इन सवालों को साथियों शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल मैथ का आपके स्क्रीन पर करेंगे, x अनुपात y का मतलब है 3 अनुपात 4, यानी कि जहां पर आपको x देखने को मिले वहां पर 3 रख देना, जहां पर y देखने को मिले वहां पर 4 रख देना। अब देखिए, जैसे कि ये क्या है साथियों 4x है, यानी कि 4 गुणा x का मतलब क्या है 3 है, तो ये 3 आ जाएगा। 3 गुणा y 3 गुणा 4 आ जाएगा, 3 गुणा 4 आ गया। और उसी प्रकार साथियों यहाँ पर आ जाएगा 4 गुणा, अब यहाँ पर y का मतलब क्या है 4 है ना, तो 4 गुणा 4 आ जाएगा और माइनस 4 गुणा 3 यहाँ पर आ जाएगा। 3 चौक आपका 12 हो गया, 3 चौक आपका 12 हो गया। और इसकी बात करें 4 चौक 16 हो गया, माइनस 4 3 12 हो गया। तो इसमें से साथियों ये तो 24 हो जाएगा, और इसकी अगर बात करें ये कितना हो जाएगी 4 हो जाएगा। अगर दोनों को कट करें तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 पंच 20, 4 छंग 24 हो जाएगा। यानी कि जो मान निकलेगा वो 6 अनुपात 1 निकलेगा। और 6 अनुपात 1 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी वाले में लिखा हुआ है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर जो है वो 56 है, तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक वो संख्याएं बताइए क्या होगी। अच्छा, अगर मान लेते साथियों वो पहली संख्या क्या है, वो पहली संख्या साथियों अगर हम यहाँ पर हम मान ले a है ना, और दूसरी देखिए विषम संख्या कहा गया है, तो मैं कहूंगा दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी, है ना, एक सेकेंड। दूसरी की जब हम बात करते हैं तो दूसरी a+2 मानेंगे। अरे भाई अगर पहली विषम संख्या 1 है तो दूसरी क्या होगी 1+2 यानी कि 3 ही तो होगी। तो पहली विषम संख्या ये हो गई, दूसरी विषम संख्या ये हो गई। अब कहने कि इनके वर्गों का योग क्या साथियों, इनके वर्गों का योग करो तो भैया अच्छा अंतर है यानी कि डिफरेंस इनके वर्गों का। तो साथियों मान लीजिए बड़ी संख्या है तो इसके वर्ग हम कर लेते हैं, a+2 का वर्ग कर दिया और माइनस फिर a का स्क्वायर कर दिया। इनका अंतर जो है वो 56 यहाँ पर साथियों बताया गया है। अच्छा अब ये तो वो बन गया a+b का होल ऑफ स्क्वायर, तो उसका सूत्र क्या होता है a² + b² + 2ab। तो a² की जगह a² + 2 स्क्वायर की जगह साथियों 2² + 2, और a क्या है ये, और साथियों b क्या है, और यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। तो इतनी बात क्लियर। अब माइनस आ गया a² बराबर साथियों 56 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई आपकी। उसके बाद देखिए, अब देखिए ये a² हो जाएगा प्लस आपका ये 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये आपका साथियों 4a हो जाएगा, है ना। इतनी बात क्लियर है आपको? चलिए कोई दिक्कत नहीं अगर साथियों इतनी बात आपको क्लियर है। उसके बाद माइनस a² हो जाएगा बराबर 56 हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ रही है साथियों,
ये माइनस का ए स्क्वायर है, ये प्लस का ए स्क्वायर है, तो साथियों इस ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, 4 + 4a = 56। तो साथियों ये 4a यहाँ पर लिखा जाएगा, ये 56 यहाँ पर लिखा जाएगा, ये जो प्लस का 4 है इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया। यानी कि 4a बराबर कितना आ गया साथियों, 56 में से 4 जाएगा, 52 बचेगा, और 52 बचेगा, यानी कि a बराबर क्या आ गया, 52/4 आ गया। देखिए कटेगा क्या, 4 एकम 4, 4 तियां 12, यानी कि a बराबर कितना आ गया साथियों, सॉरी 4 तियां 12, हाँ 13 आ गया, है ना। तो 13 साथियों आ गया, तो मैं कहूंगा दोनों क्रमागत विषम संख्याएं क्या होगी, ए कितना आया है, ए आपका 13 आया, यानी कि पहली संख्या तो 13 आ जाएगी, लेकिन दूसरी संख्या क्या आ जाएगी साथियों, 13 + 2, यानी कि दूसरी संख्या आपकी 15 आ जाएगी। तो 13 और 15 कहीं पर लिखी हुई है, बिल्कुल लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है, बताइए। चलिए साथियों, अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस बात की जानकारी मैंने आपको दे दी थी। ये डिक्टो सेम टू सेम पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो ये आपको जो 45 रुपए की पीडीएफ आपको दी जा रही ना साथियों, उसके साथ ये भी पीडीएफ दी जाएगी। इसको आप साथियों एग्जाम से पहले पहले एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, है पेपर अगर आप वाकई में क्रैक करना चाहते हैं। अगला सवाल देखिए करके, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य और पहली 5 अभाज्य, पहली अच्छा यहाँ पर भाज्य संख्याएं लिखा है और यहाँ पर अभाज्य संख्याएं लिखा है, यानी कि आपको सबसे पहले निकालना है पहली 5 भाज्य संख्याओं का माध्य यानी कि औसत, और फिर उसके बाद निकालना है पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य और फिर उनका अंतर कर देना, उनको डिफरेंस कर देना है। इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए अगर हम बात करें पहली 5 भाज्य संख्याओं, पहली 5 भाज्य संख्या क्या क्या हो सकती है, जैसे कि 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इनका आपको औसत निकालना है, तो इन संख्याओं को आपको जोड़ना पड़ेगा सबसे पहले, और उसके बाद कितनी संख्या 1 2 3 4 5 से आपको भाग कर देना होगा, ये निकल जाएगा साथियों पहली 5 संख्याओं का माध्य, है ना। ये निकाल लीजिए सबसे पहले, फिर ये भी निकाल लेंगे, तो 10 और 9 19 हो जाएगा। ये काम करिए, ये 10 हो गया, 18 हो गया, है ना, ये 27 हो जाएगा, 27 और 37 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों आपका 37/5 आ जाएगा। और कट करेंगे 5 सत्ते आपका क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, 2 जाएगा, 5 चौक आपका 20 हो जाएगा। यानी कि इस वाली लाइन का मतलब क्या निकला, 5 भाज्य संख्याओं का माध्य कितना निकला साथियों आपका 7.4 निकला। अब इसको देखिए, पहली 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या, सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है। अब इनका साथियों आपको औसत निकाल देना है, जोड़िए जरा, 5 हो गया, 10 हो गया, 17 हो गया, 18 28 आ जाएगा, यानी कि 28/5 आ जाएगी। इसको कट करिए, 5 पंजे 25 हो जाएगा और आपका 5 छंग 30 हो जाएगा। तो अब इनका और इनका यानी कि इनका अंतर निकाल लीजिए, दोनों का अंतर निकाल लीजिए, 7.4 में से 5.6 जाएगा साथियों, कितना बचेगा, तो 14 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, है ना, और ये 6 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि 1.8 आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आप लोग देखेंगे, इस सवाल को साथियों देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या हो सकता है। कह रहे कि यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई, है ना, 10% की वृद्धि होती है उसमें, मतलब भुजा की लंबाई में 10% की वृद्धि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो कभी भी अगर आपसे ऐसे करके पूछा जाए कि किसी भी चीज़ में 10% की वृद्धि होती है, उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो आपको ये सूत्र लगा देना है, x + y + x × y/100। अब आप x को भी 10 मानेंगे और y को भी 10 मानेंगे, तो साथियों 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 × 10 आ जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा। इन दोनों जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 10 10 20 हो जाएगा, और ये आपका 1 बचेगा यहाँ पर। तो कुल मिला के 21% की वृद्धि हो जाएगी। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर तथा इसका कर्ण की लंबाई कितनी, साथियों 26 सेंटीमीटर इसके कर्ण की लंबाई है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। मान लेते साथियों क्या आपका ये आपका क्या हो गया, ये एक त्रिभुज की शेप मैंने यहाँ पर बना ली, है ना, क्या बना ली साथियों, त्रिभुज की बना ली। मान लीजिए साथियों ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा और सी ये हो जाएगा, है ना। तो कह रहे कि परिमाप, अब इस त्रिभुज का परिमाप क्या होता है साथियों, ए + बी + सी, इसका ये परिमाप कहलाया जाता है, जो कि 60 यहाँ पर हमें दे रखा है। यानी कि कर्ण की लंबाई सी है, तो कर्ण की लंबाई साथियों कितनी है 26 सेंटीमीटर बराबर 60 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ए + बी आपका हो जाएगा, है ना। तो अब ए और बी की साथियों हमें मिल जाएगी लंबाई कितनी है, ए और बी को देखिए जरा कितना जाएगा, तो साथियों ये कितना हो जाएगा 25 35 और साथियों 34 हो जाएगा। यानी कि ए और बी की लंबाई हमें पता चल चुकी है साथियों, ए और बी की लंबाई 34 सेंटीमीटर यहाँ पर है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कर्ण हमें कितना दे रखा है साथियों 26 दे रखा है, और ये ए और बी मिलकर कितना दे रखा है साथियों 34 दे रखा है, तो एक ट्रिपलेट होता है साथियों। क्या ट्रिपलेट होता है, 10 24 26 का एक ट्रिपलेट होता है। जैसे कि 5 12 13 का होता है, ऐसे ही साथियों 10
24 और 26 का एक ट्रिपलेट होता है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात क्लियर है। अगर आप इनको जोड़ोगे ना साथियों तो 60 आएगा। और देखिए 60 हमें यहाँ पर भी मिलना है, यानी कि तीनों को जोड़ने पर 60, तो ट्रिपलेट यही वाला लगेगा। यानी कि अगर एक की लंबाई 10 है तो दूसरे की 24 होगी, तीसरे की 26 होगी। ये बात क्लियर हो गई। तो अब पूछा जा रहा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार कितना हो जाएगा साथियों 24, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी साथियों आपकी, है ना 10 हो जाएगी। तो इससे कटेगा 12 आ जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल कितना निकलेगा आपका 120 निकलेगा। 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सवाल को और आप लोग मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। तो कहा यहाँ पर क्या जा रहा है कि 17 × 8 -6 ब्रैकेट में साथियों 27 -3 भाग 6 -4, इसको आपको कैलकुलेट करके बताना है। देखिए अगर आप इसको कैलकुलेट करो ना तो 24 निकलेगा। अब 24 भाग 6 से दोगे तो कितना निकलेगा 4 निकलेगा। तो एक काम करिए साथियों इसकी जगह पर 4 लिख लीजिए, है ना, क्यों ज़्यादा लाइन बढ़ाएं। तो इस पूरे की जगह पर साथियों 4 आ जाएगा। अच्छा ये 4 -4 यहाँ पर आपको दे रखा है, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सिंप्लीफिकेशन वाला सवाल जो है ना वो आपको बहुत ध्यान से करना होता है। अगर आप ध्यान से कर लेते हो तो बहुत अच्छा, मतलब एक तरीके से वो नंबर आपके साथ वहाँ पर गेन हो जाएंगे। चलिए इतनी बात साथियों आपको समझ में आ गई है। अब देखिए साथियों ये आपका क्या निकला, 17 × 8 -6, और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा। तो 17 8 सातों 136 -6, यानी कि कुल मिला के 130 यहाँ पर तो आ जाएगा। क्या 130 कहीं पर लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका ऑप्शन नंबर सी आंसर है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल। तो साथियों इस सवाल को देखिए और आप लोग बताइए कि आपके सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है, बताइए। चलिए तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि रमेश शर्मा 5% की वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए, कितने 3 वर्ष के लिए 8,000 उधार लेता है, और वह इसे मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7% की वार्षिक दर पर उधार दे देता है, तो उसका लाभ क्या होगा। ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। देखिए मूलधन कितना है, यानी कि 8,000 रुपये, है ना। 8,000 रुपये कितने समय के लिए साथियों, ये बड़ा वाला ले लेते हैं, 8,000 रुपये हैं, और वो इसे मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7%, तो 3 वर्ष के लिए उधार दिया जा रहा है, 7% वार्षिक दर पर दिया जा रहा है, बटे 100 आ जाएगा। अब आपको ये साधारण ब्याज इसमें से घटाना होगा। तो यहाँ पर कितना है साथियों, यहाँ पर भी 8,000 रुपये की वही राशि है। यहाँ पर दर कितनी लगेगी, 5 की लगेगी, और समय कितना लगेगा, 3 का लगेगा, बटे 7, तो 100 आ जाएगा। ये बात क्लियर है, कहिए बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए साथियों इन दो जीरो से ये दो जीरो, इन दो जीरो से आपके ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 7×3 = 21 हो जाएगा। 21 × 8 कितने होंगे पता है साथियों, 21 × 8 हाँ 168 हो जाएंगे। 168, और साथियों ये क्या, एक जीरो यहाँ पर आ गया, और माइनस इसको 3×5 = 15, 15×8 कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे, और जीरो लग जाएगा। तो 1680 में से साथियों 1200 घटेगा तो 480 आपका बचेगा, यानी कि उनका लाभ जो होगा वो 480 का होगा। 480 आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए भाई अब उसके बाद देखिए अगला सवाल। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है ना। इस सवाल को देखिए और आप लोग मुझे बताइए कि आपके सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक का मूल्य 3,000, यानी कि 3,000 रुपए की उसने 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु पर 10% का लाभ लिया, ठीक है, एक वस्तु पर 10% का लाभ ही लिया, यानी कि 3,000 रुपए का अगर 10% का लाभ लेगा तो वो वस्तु को 110% में बेचेगा। यानी कि दूसरी वस्तु 5% के लाभ पर बेची। दूसरी वस्तु भी उसने 3,000 में बेची थी 5% के लाभ पर, यानी कि 105% में बेचेगा। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना हो, तो इनको जोड़ो, इसका लाभ ये निकलेगा, और फिर ये निकलेगा, आपको लाभ मालूम पड़ जाएगा, है ना। इन दो जीरो से ये दो जीरो, इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 11×3 = 33 हो जाएगा, है ना, डबल जीरो आ जाएगा, और ये 105 तियाँ कितने हो जाएंगे, है ना, 3×5 = 15 हो जाएंगे, 3×3 ये आ जाएगा। तो कुल मिला के 3300 प्लस 3150 कितना हो जाएगा, देखिए जरा, 0 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3×3 = 6 हो गया, यानी कि 6450 आपका यहाँ पर हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, अच्छा 3,000 रुपये में खरीदा था, यानी कि खरीदा था 6,000 रुपये में, और बेचा जा रहा है 6450 रुपये में, यानी कि 450 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसको प्रतिशत में बदलना है तो नीचे आपका मूलधन आ जाएगा। 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 45/6 आ चुके हैं, 6×6 = 36, 6×7 = 42, 6×8 = 48 ज़्यादा हो जाएगा, 6×7 = 42 सही रहेगा। 3 बचेगा, पॉइंट लगेगा, जीरो बढ़ाएगा, 6×5 = 30, यानी कि 7.5% का लाभ होगा। 7.5% का लाभ होगा। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल।
यहाँ पर साथियों क्या कहा गया देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि यदि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 2437 है तथा एक संख्या का वर्गमूल 7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर मान लीजिए पहली संख्या हम x मान लें और दूसरी संख्या हम y मान लें तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अच्छा, दोनों के वर्गों का योगफल यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा, 2437 होगा। तो कहेंगे तथा एक संख्या मान लीजिए वो एक संख्या x, इसका वर्गमूल 7 है, यानी कि इसका वर्गमूल अगर हम पता देखिए अगर हम ये 49 संख्या माने x बराबर 49 माने तो इसका वर्गमूल क्या होगा साथियों 7 होगा, तभी तो हो पाएगा। यानी कि पहली संख्या हमें पता चल चुकी है, पहली संख्या क्या है 7 होगी। यानी कि अब क्या साथियों एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बराबर 2437, ये चीज आपकी समझ में आई ना, समझ में आई साथियों तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा 49 के स्क्वायर की अगर बात करें, 49 का स्क्वायर साथियों यहाँ पर हम लोग करा लेते हैं ना, 49 का स्क्वायर यहाँ पर हम लोग करा लेते हैं, 9 × 81 हो जाएगा और 4 × 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा साथियों 44 हो जाएगा। तो 44 यहाँ पर आ जाएगा पूरा, 4 × आपका 36 हो जाएगा, 4 चौक 16, 17 18 19 यहाँ पर आ जाएगा, 1 आ गया, 10 आ गया और ये 14 आ जाएगा, ये 2401 आ जाएगा। तो 49 स्क्वायर कितना होता है साथियों 2401 होता है, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर आपका 2437 यहाँ पर आ जाएगा। अब 2437 में से 2401 घटेगा तो कितना बचेगा साथियों 36 बचेगा, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर 36 आ जाएगा और वाई बराबर साथियों यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो वाई बराबर 6 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या आपसे पूछी जा रही थी, दूसरी संख्या हमने निकाल दी है साथियों 6, और 6 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और आप लोग मुझे बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। कह रहे कि ए बी सी डी इसका औसत जो है ना वो 56 किलोग्राम है। यदि ए और बी और सी का औसत भार 52 किलोग्राम है और सी और डी का औसत भार 48 किलोग्राम है, तो कुल मिला के सी के बारे में आपसे यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। देखिए भाई जो कहा जा रहा है वो साथियों हम करते जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर इसका औसत भार 56 किलोग्राम है और अगर हम इसका कुल भार निकालें तो 1 2 3 4 की गुणा आपको 56 से कराना पड़ेगी, 4 की गुणा कराइए जरा, 6 चौक आपका साथियों 24 हो जाएगा, 4 पंजे 20 और आपका 2 22 हो जाएगा। तो ये तो निकल आया है ना। अब ए और बी और सी का औसत भार कितना होगा, ए और बी का कुल योग निकालिए, औसत भार नहीं। ए और बी का कुल योग कैसे निकाल, 3 की गुणा साथियों आपको करना है 52 से, 3 की गुणा आपको किससे करना है साथियों 52 से करना है, 3 की गुणा, 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, 3 पंजे आपका साथियों यहाँ पर 15 हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब सी और डी का औसत भार निकालिए, सी और डी का औसत भार मतलब कुल योग निकालिए, तो 48 दूना कितने हो जाएंगे साथियों 96 हो जाएंगे। तो इसमें से सी का क्या निकाल सकते हो आप, देखिए जरा सी का साथियों क्या निकाल सकते हो आप या नहीं निकाल सकते, थोड़ा सा दिमाग अगर लड़ाएंगे तो मेरे हिसाब से हो जाएगा। देखिए अगर इसमें से साथियों हम ए बी सी में से इसको घटाएंगे ए बी सी तो हमें डी का मान पता चल जाएगा, वो डी का मान हम इसमें फिट कर देंगे। तो इसको जरा आप एक बार माइनस कराइए, देखिए क्या आता है। 224 में से 156, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा और ये 21 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 6 68, यानी कि डी की वैल्यू जो आई है वो 68 आई है बराबर 96। और यहाँ पर हमें सी की वैल्यू बहुत आराम से मिल जाएगी, सी बराबर क्या हो जाएगा 96 माइनस 68 हो जाएगा। तो 96 में से साथियों 68 को घटाइए जरा, है ना, तो 8 बचेगा, यहाँ पर कितना ये 8 हो जाएगा, यानी कि 28 आपका आ जाएगा, 28 किलोग्राम सी का भार होगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास, 28 किलोग्राम। मोस्ट अप्रोप्राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब साथियों इंग्लिश के सवाल आप लोग देख लीजिए, कहेंगे ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए फिट रिलेशनशिप, फिट रिलेशनशिप नहीं होता, हम्बल रिलेशनशिप, हम्बल रिलेशनशिप के साथियों क्या होता है या साउंड रिलेशन, बिल्कुल साथियों यहाँ पर आपका जो आएगा वो साउंड आएगा। और साउंड का इस्तेमाल पता किस लिए किया गया, मजबूत के लिए किया गया है, यानी कि मजबूत रिलेशनशिप। तो इस कुल मिला के साथ तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। अब इस ईडियम का मतलब आपको बताना है कि फ्रॉम फार एंड वाइड, इसका मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है एक तरीके से सब कुछ, क्या साथियों सब कुछ, यानी कि फ्रॉम समवेयर नहीं, फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, बिल्कुल साथियों फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इसका मीनिंग हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम एलाइव एंड किकिंग। अब एलाइव एंड किकिंग का मतलब साथियों आपको यहाँ पर बताना है हेल्दी एंड डूइंग वेल, है ना, हट्टा कट्टा एक तरीके से कह सकते हैं एलाइव एंड किकिंग। तो इसका मतलब तो यही हो जाएगा हेल्दी एंड डूइंग वेल। तो कुल मिला के सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहे सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको बताना है कि खाली जगह में कौन सा वर्ड आएगा। कह रहे कि द डॉक्टर्स क्लिनिक इज, है ना, एडजंक्ट टू माई हाउस, फॉर वे टू माई हाउस, एडजेसेंट टू माई हाउस। तो यहाँ पर अगर बात करें साथ तो क्या आ जाएगा, एडजेसेंट आ जाए, क्योंकि एडजेसेंट मतलब होता है साथ तो बिल्कुल लगा हुआ,
है ना, यानी कि डॉक्टर्स की जो क्लिनिक है वो मेरे घर से बिल्कुल लगी हुई है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए साथियों, और बताइए आप लोग इस सवाल का कि आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्राइट एंटोनिम्स आपको बताना है साथियों एबंडेंट का। एबंडेंट की जब हम साथियों बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, पर्याप्त। कोई भी चीज़ अगर है ना खूब है, पर्याप्त उसको कहा जाएगा। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अपर्याप्त हो जाएगा। तो इनमें से किसकी इंग्लिश अपर्याप्त होती है, इनसफिशियंट की इंग्लिश क्या होती है साथियों, अपर्याप्त होती है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्राइट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि टर्बुलेंट की जब हम बात करते हैं तो टर्बुलेंट का सिनोनिम साथियों क्या हो जाएगा। टर्बुलेंट का मतलब होता है साथियों अशांत। क्या इसका मतलब होता है साथियों, अशांत होता है। और वायलेंट का मतलब भी कहीं ना कहीं अशांत होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अब अगला देखिए कह रहे सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। स्पेल्ट आपको बताना है, स्पेलिंग किस वर्ड की आपको गलत लग रही है साथियों बताइए। तो फ्लेम बिल्कुल सही लिखा हुआ, फ्लॉक बिल्कुल सही लिखा, फ्लोर सही नहीं लिखा हुआ, फ्लूइड भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर साथियों फ्लोर की स्पेलिंग क्या होगी, FLOUR हो जाएगी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों, यानी कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। एक जानवर की डेड बॉडी को क्या कहा जा सकता है साथियों बताइए। इसको कैरकास कहा जाता है। क्या कैरकास कहा जाता है, ये आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद सेलेस्टियल बॉडीज लाइक स्टार्स प्लेनेट एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट इन स्पेस। इसके लिए साथियों वन वर्ड क्या होगा, इसको खगोल विज्ञान कहा जाएगा। और खगोल विज्ञान को इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा। अगला देखिए आखिरी सवाल साथियों, लास्ट सवाल है करके सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्राइट फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि यहाँ पर अगर बात करें देखिए अब यहाँ पर एक खाली जगह है ना, और उससे पहले क्या है साथियों, ही है। तो आपको बताना है साथियों ही इमेजिनाइड ए क्लेवर प्लेन टू सेव गार्ड हिज सीक्रेट, ये होगा या डिवाइज्ड आएगा। यहाँ पर मैं कहूंगा साथियों डिवाइज्ड आएगा, क्योंकि डिवाइस का मतलब होता है किसी चीज को साथियों तैयार करना, है ना। क्या करना साथियों, किसी चीज को तैयार करना। चलिए सीक्रेट यानी कि उसने अपना, उसका कोई रहस्य होगा, उसने अपने रहस्य के लिए एक तैयार किया। क्या तैयार की साथियों, एक क्लेवर प्लान यानी कि एक चालाकी तरीके से एक रणनीति तैयार की। तो कुल मिला के यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। तो ये साथियों आपने 100 क्वेश्चंस देखे, 100 क्वेश्चंस देखे, जिसमें सारे सब्जेक्ट की सभी चीज़ें यहाँ पर थी। तो ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए साथियों जय हिंद का। उसके अलावा साथियों मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट को तैयार कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट लिखा होगा, उस प्लेलिस्ट को पूरा वॉच कर लीजिएगा। उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिएगा आपके एग्जाम के लिए। साथियों मैं बता रहा हूँ आपके एग्जाम में वो एक तरीके से इनकलाब लाएगी साथियों पूरी प्लेलिस्ट है। और जिस पीडीएफ के बारे में मैंने बताया है साथियों, उस पीडीएफ को भी जरूर ले लीजिएगा। 45 रुपीज़ की सिर्फ वो पीडीएफ आपको दी जा रही है। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।